चलिए, ज्यादा डिटेल नहीं सही तो कम से कम शॉर्ट में ही सही, लेकिन हम लोगों को इसको जानना तो इसमें चाहिए। 37 का जो क्वेश्चन है वो सेकंड है। हाँ वो तो है मैडम, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। 37, जस्ट अ सेकंड, इसका वॉल्यूम बढ़ा लो भाई थोड़ा, गर्मी बहुत हो रही है। ओके, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पर क्या हम लोगों को लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए, बस उसी पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था, देखिए A promises to paint a picture for B by a certain, ये दो बार रिपीट हो गया है, सॉरी। So by a certain day, by a certain day, यहाँ से यहाँ तक, by a certain day at a certain price, he died before that day, whether the contract can be enforced against age representatives। सवाल बड़ा सीधा सा है। इसने कहा कि ए ने प्रॉमिस किया था बी को कि बी के लिए वो पिक्चर बना करके पेंट करके देगा। उसने कोई पर्टिकुलर डेट रखी थी और कोई पर्टिकुलर कीमत रखी थी कि मैं इस तारीख तक तुमको बना करके ये दे दूंगा। नाउ बट व्हाट हैपेंड, ए डाइड बिफोर दैट डे। लेकिन जो पेंट बनाने के लिए जो टाइम दिया था पेंटिंग के लिए, उसके समय के पहले ही वो मर गया। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्राइस ले रखा होगा, कुछ अमाउंट ले रखा होगा, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि वो मर गया। सवाल ये है, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इसमें यह समझना है कि क्या ए का रिप्रेजेंटेटिव इसको इन्फोर्स के अगेंस्ट इन्फोर्स कराया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि क्या बी ए के रिप्रेजेंटेटिव को बोल सकता है कि भाई तुम पेंट बना करके दे दो, पिक्चर बना करके दे दो, ऐसा बोल सकता है बी ए के रिप्रेजेंटेटिव को। तो इसका जो आंसर मिलता है ये सीधे सीधे तौर पर सेक्शन 37 से कनेक्ट होता है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, ऑब्लिगेशन ऑफ इसमें पार्टीज टू बाउंड नहीं होगा ना? कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या सर आ रहे हैं, देखिए ना सर, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब बड़ा सीधा है कि जो दो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करने वाली, उनके बीच का ऑब्लिगेशन क्या होता है, ऑब्लिगेशन। सो द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस unless such promises is dispensed with or excused। तो अब मैंने आपसे पहले भी ये बात शेयर करी थी, बहुत डिटेल में सीरियसली शेयर करी थी कि यहाँ पर क्या होता है, पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट या तो परफॉर्म करता है, पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट या तो परफॉर्म करता है या ऑफर टू परफॉर्म करता है देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस unless such promises unless such performance is dispensed। मतलब क्या है, बड़ी सीधी सी बात है। देखिए नहीं समझ में आएगा ओपनली बताइएगा, गलत आंसर होने का कारण क्या हो सकता है वो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये काफी नीचे चला गया क्या, जस्ट अ सेकंड। या देखिए दो पार्टीज हैं हमारे पास ए और बी, दो पार्टीज हैं यहाँ पर ए और बी। नाउ द पॉइंट हियर इज कि ए और बी दो जो पार्टीज हैं, तो इन दोनों पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा कि इसने ए ने बी से कहा था कि मैं तुम्हें एक पेंट बना करके दे दूंगा, और एक पर्टिकुलर डेट बताई, एक पर्टिकुलर टाइम बताई। उस पर्टिकुलर डेट टाइम के समय और एक प्राइस बताई, उस पर्टिकुलर डेट टाइम प्राइस के पहले ही ये मर गया। तो क्या ए का रिप्रेजेंटेटिव, ए के जो बच्चे होंगे या जो कोई लीगल एयर होगा XYZ, क्या वो पेंटिंग बना करके बी को देने के लिए बाध्य है? अब नहीं सर, सवाल ये उठता कैसे, हाँ बाउंड बोलिए। नहीं है हाँ सर, बाउंड नहीं है हाँ, बाउंड क्यों नहीं है, दिस इज सर, द क्योंकि पॉइंट। सर वो पर्सनल स्किल पे डिपेंड करता था ना सर, जो कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ तो वही बात यहाँ पर वही कहा गया है कि पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट कौन है, या तो ए है या तो बी है, दोनों पार्टीज है। सो पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट या तो वो परफॉर्म करेगा या ऑफर टू परफॉर्म करेगा अपने अपने प्रोमिसेस को, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड अंडर सो एंड सो। प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव, देखिए यहाँ पर कहता है कि जो प्रोमिसेस होंगे वो बाइंड कर देंगे रिप्रेजेंटेटिव के इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर्स बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस ए कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए ये वाला पार्ट आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि ये बहुत क्लियर कट यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रोमिसेज होंगे वो प्रोमिसर के रिप्रेजेंटेटिव को बाउंड करेंगे। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इस पॉइंट को पकड़ लें, तो यहाँ पर ए का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो बाउंड हो जाएगा
पेंटिंग बना करके उस पर्टिकुलर टाइम पर देने के लिए। कायदे से अगर आप देखिए तो यही सिस्टम निकलता है, यहाँ बिल्कुल क्लियर है, साफ साफ, promises bind the representatives of the promisers in case of death। हमारे पार्टी की डेथ हो गई है, तो ए की डेथ हो गई यहाँ पर, तो ए की डेथ के केस में प्रोमिसेस क्या हो जाएंगे, बाइंड करेंगे किसको, रिप्रेजेंटेटिव को। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, अनलेस लगा है, अनलेस ए कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन तब बाउंड करेगा, तब बाइंड करेगा जबकि कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर करेगा कॉन्ट्रैक्ट से, तब कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर करेगा कॉन्ट्रैक्ट से तब। अब ये कॉन्ट्रेरी इंटेंशन का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रेरी इंटेंशन का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, क्या कॉन्ट्रैक्ट में खुद का परफॉर्मेंस करने से काम बन जाएगा या परफॉर्मेंस किसी और से करवाया जा सकता है। तो मैंने पहले ही कहा ना कि शाहरुख खान से अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, खुदा ना करे, भगवान ना करे, अगर उसकी गलती से डेथ हो गई या कुछ हो गया, वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, तो मैं उसके लिए उससे कॉम्पनसेशन मांग सकता हूँ, डैमेजेज मांग सकता हूँ, अगर वो नहीं करता है तो। अगर वो नहीं है तो, अगर कहीं गुजर गया गलती से, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, या कोई भी एक्टर है या कोई भी एक्ट्रेस है, तब क्या उसके बच्चे से मैं डांस करवा सकता हूँ? उसके अंदर जितनी कैपेसिटी है भीड़ गैदर करने की, जितनी कैपेसिटी है लोगों को एंटरटेन करने की, क्या उतनी कैपेसिटी उसके बेटे या बेटी के अंदर है? द आंसर इज नो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, हमारा जो मैटर है वो कहाँ गिरता है, कॉन्ट्रेरी इंटेंशन में गिरता है, यानी कि पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और ऐसे काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कि पर्सनल क्वालिफिकेशन से सीधे सीधे कनेक्ट होता है, और वो काम का परफॉर्मेंस करने के पहले ही मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वैसे केस में उसके रिप्रेजेंटेटिव बाइंड नहीं होंगे, उसके रिप्रेजेंटेटिव बाइंड नहीं होंगे। क्लियर कट है। अब इसके पीछे मैं आपको क्या कर देता हूं, आपको सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एक केस लॉ भी मैं आपको शेयर कर देता हूं। केस लॉ है, एक सीधा सा केस है, खंदन, KHANDN, खंदन कंपनी लिमिटेड, नाम बता देता हूं इसके साथ, KHANDAN, खंदन कंपनी लिमिटेड वर्सेज RAY, कहां जा रहा है, रेमैन, RAYMAN, रेमैन एंड कंपनी लिमिटेड। ये मैटर है 1962 का, सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड है 1810, ये मैटर है। इस केस में क्या हुआ था, बेसिकली इस केस का अगर आपको मैं थीम बताऊं या इसका जो हेल्ड बताऊं तो आपको लगेगा सर ये क्या बता रहे हैं सर, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन कनेक्शन है। देखिए मैं बताता हूं, इसका कनेक्शन ये है कि अगर किसी भी मैटर पर दो व्यक्ति, दो पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो सामान्य तौर पर उनके कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स कंडीशन लिखा होता है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट हम लोग आर्बिट्रेशन को जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे। लेकिन नॉर्मली आर्बिट्रेशन का क्लॉज रहता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन और कोर्ट में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, सो नाउ इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि भैया यहाँ पर एक सेटल्ड लॉ है, हमने बहुत बार इस चीज को टाइम अगेन रिपीट करा है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज, अगर मान लीजिए किसी पार्टी के दो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट करा और उसने आर्बिट्रेशन क्लॉज डाला भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी जो है वो कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, पार्टी कोर्ट जा सकता है। अब ये सब कोर्ट और परफॉर्मेंस का क्या लेना देना है, लेना देना ये है कि अगर हमारा ए यहाँ पर मर गया तो ए के मरने के बाद बी जाएगा ए के घर पर और कहेगा भैया तुम्हारा आदमी तो मर गया, तो मेरा क्या होगा, मेरा तो परफॉर्मेंस के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसे दे रखे थे, अब वो पैसे दो। ऑब्वियस है ना भाई, अगर मैंने 5 करोड़ रुपया दिया किसी डांसर को कि आके मेरे यहाँ डांस करो, किसी एक्टर को दिए पैसे, और वो 5 करोड़ लेने के बाद उसकी डेथ हो गई, तो क्या उसके बच्चों को 5 करोड़ खाने के लिए मैं छोड़ दूंगा? द आंसर इज नो। तो कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन मुझे मिलेगा, वो अपने टर्म्स कंडीशन। तो इसीलिए कहा कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट इफ देयर इज आर्बिट्रेशन क्लॉज व्हिच इज गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, तो वहां पर हमारे लिए मुद्दा बड़ा सीधा होगा कि हम आर्बिट्रेशन में तो जा ही सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हम कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर ऐसा होता है तो सीधे सीधे मुद्दे की बात अगर मैं आपको टू द पॉइंट आंसर देके जाऊं तो इसमें क्या हो जाएगा, सेक्शन 37 इलस्ट्रेशन नंबर बी सीधा सीधा ये कहता है कि पॉसिबल नहीं है। यहां पर क्या बोला, द कॉन्ट्रैक्ट
कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड ईदर बाय एज रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी। ना तो ए का रिप्रेजेंटेटिव कुछ कर सकता है, ना तो बी इसमें कुछ कर सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होने का। अब उसमें क्या डैमेजेस कंपनसेशन जो है आप करो, आर्बिट्रेशन क्लॉज के हिसाब से काम करो। अगर आर्बिट्रेशन में नहीं जाना तो कोर्ट में जाओ, सिविल सूट फाइल करके अपना वापस लो, या अगर पार्टी अपने देने के लिए तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है कि लेंदी है, लेकिन है बहुत इजी। ध्यान से समझिएगा तो इसके अंदर कुछ दम नहीं है। अगर ऐसे समझा जाए तो इसके अंदर कोई दम ज्यादा है नहीं, खाली देखने में थोड़ा सा लेंदी वेंदी लगता है और कुछ नहीं है। नाउ सी, कहाँ गया भाई, ऊपर आ जाओ। देखिए, ए कॉल्ड टू बी, ए ने बी को फोन पर कॉल करा ओवर फोन एंड आस्क्ड वुड यू सेल योर फ्लैट सो एंड सो। यहां पर क्लियर बोलता है कि भैया देखिए, ए ने बी को कॉल करा, यहां पर क्लियर करता हूं आंसर नंबर 2। ए ने बी को कॉल करा। सपोज कीजिए मैंने आपको कॉल कर दिया, एकदम प्रैक्टिकल में लेते, ए बी को हटाइए, भाड़ में गया और भी हम लोग आपस में बात करते हैं। सो मान लीजिए मैं ए हूं, मैंने आपको टीएल पे यहाँ पर है, आपको किसी को कॉल करा, सपोज कीजिए गंदन जी को कॉल कर दिया। यहाँ भी दिल्ली रोहिणी है तो चलिए दिल्ली रोहिणी को भी शायद बिलोंग करते हैं तो इसलिए लिख दिया। तो मान लीजिए मैंने इनको फोन कर दिया कि सर आपका कोई फ्लैट है रोहिणी में, डू यू वांट टू सेल इट, वुड यू लाइक टू सेल, क्या आप अपना फ्लैट सेल करना चाहोगे। मैंने ये फोन पर इनको पूछ लिया, सीधा सीधा फंडा है। अब मैंने इनसे पूछ तो लिया कि हाँ फोन आप करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे। इन्होंने रिप्लाई करके क्या दिया, इन्होंने रिप्लाई में मुझे बोला कि सर इसका जो लोएस्ट प्राइस हो सकता है, यानी कम से कम जो हम आपको कर सकते हैं सर 85 लाख रुपया, उससे 1 रुपया ना नीचे लेंगे ना उससे 1 रुपया ज्यादा लेंगे, शायद ज्यादा ले भी लें लेकिन 85 लाख रुपए से 1 रुपया कम मैं नहीं ले सकता हूं। सो इनका जवाब क्या आया, इसका मतलब ए ने यहां पूछा कि आप सेल करोगे क्या, मतलब मैंने पूछा कि सेल करोगे क्या, ये क्वेश्चन। तो इन्होंने कहा कि रेट बताया 85 लाख रुपीस, यानी बी का रिप्लाई आता है 85 लाख रुपीस, इससे कम किसी हालत में नहीं होगा। नाउ अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। ए कॉल्ड बी, अब मैंने फिर से पलट के कहा कि ठीक है भाई आपने कहा 85 लाख रुपए, तो ओके है, मैं 85 लाख रुपया देने में सक्षम हूं, तो मैं आपको 85 लाख रुपए दे सकता हूं। सो आई एम रेडी टू पे 85 लाख रुपीज। सो काइंडली आप डॉक्यूमेंट भेजिए। ऑब्वियस है ना, बिना डॉक्यूमेंट के तो मैं भी प्रॉपर्टी नहीं परचेज करने वाला हूं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं 85 लाख पर तैयार हूं, आप डॉक्यूमेंट की कॉपी भेजिए या टाइटल की कॉपी भेजिए। अब मैंने ये बात इनको कही पलट करके, यानी ए ने कहा टाइटल दिखाओ, मैं रेडी हूं 85 लाख रुपीज में। अब इसके बाद से सपोज कीजिए बी का कोई रिप्लाई नहीं आया, नो रिप्लाई, गजेंद्र जी चुप हो गए, बिल्कुल साइलेंट। अब सोचे कि कहीं फंस तो नहीं गए, या हो सकता है इनको डील करने की इच्छा नहीं होगी, इनको कोई 90 लाख दे रहा होगा, कोई 1 करोड़ दे रहा होगा, कोई 2 करोड़ दे रहा होगा, मे भी, लेकिन मैं 85 लाख में तैयार था, मैंने टाइटल के लिए भी बोला। अब सवाल उठता है कि इन्होंने अगर कोई रिप्लाई नहीं दिया सपोज कीजिए, तो क्या मैं कोई मुकदमा कर सकता हूं, मैं कोई मुकदमा ला सकता हूं। नो रिप्लाई वाज गिवन टू दिस कॉल, इज देयर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा हम दोनों के बीच में, इज इट पॉसिबल, एंड कैन ए, क्या मैं केस फाइल कर सकता हूं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, गिव रीजंस एंड आल्सो रेफर केस लॉ अगर कोई है तो। अब सवाल उठता है कि क्या अगर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा। उससे भी पहले मैं आपसे बड़ा सीधा सा पॉइंट रखता हूं कि क्या ये हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता भी है कि नहीं होता है। नहीं हुआ सर। सर तो नहीं हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ आपके हिसाब से, लेकिन आपको क्या लगता है कोई सेक्शन प्रोविजन। हाँ सर, इसमें एक चीज थी सर, जैसे इन्होंने अगर कंसिडरेशन अमाउंट इन्होंने बताया है, तो सर अगर कंसिडरेशन अमाउंट बताया है तो सर उसमें एक टाइम लिमिट होती है जो ऑफर देता है, अगर कंसिडरेशन अमाउंट है तो कि आपके पास इतने तक का समय, आप जवाब दे दीजिए। अगर उस टाइम में कॉल नहीं आता तो सर वो किसी और को ऑफर दे सकता है या कैंसिल माना जाता है। तो और अगर कंसिडरेशन अमाउंट नहीं है तो सर, जैसे बोलिए आप। अगर जैसे कंसिडरेशन अमाउंट नहीं है तो अगर वो रिप्लाई भी ना करे तो सर वो ऑफर वो कैंसिल हो जाता है। ओके सर ये केस में पढ़ा था मैंने बुक में। हाँ ठीक है, पढ़ा है तो
देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये हम लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो सारा कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रहा हो तो एक रिवीजन भी हो जाएगा। इसका जवाब जो है ना सीधे सीधे तौर पर कहाँ मिलता है, इसका जवाब हम लोगों को एकदम जो शुरुआत का डेफिनेशन है, बिल्कुल शुरुआत में, किसका, कॉन्ट्रैक्ट का, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। तो यहाँ पर अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल लॉ करने का मतलब है कि भैया सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर ऑफर एक्सेप्टेंस ऐसा कुछ हुआ है? अगर ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ है तब तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर गड़बड़ है, सीधी सी बात है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट आता है 2A, कहाँ गया भाई, ये रहा 2A। So when one person signifies to another his willingness, तो मैं वो one person हूँ, अपनी इच्छा बता रहा हूँ, to do or abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal or offer. Now मजेदार पार्ट यहाँ पर क्या है, समझना यही है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं इनको सब छोड़ दीजिए, आप लोग 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि हम लोग कोई क्लास व्लास कर रहे हैं, बिल्कुल भूल जाइए, एकदम इनफॉर्मल वे में थोड़ा बात कर लेते हैं, चुटकियों में समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर मैंने ये इनको फोन करके, सपोज कीजिए गजेंद्र जी को टारगेट में ले रहे हैं, तो गजेंद्र जी को मैंने फोन करके पूछ दिया कि सर आपका एक प्रॉपर्टी है, एक फ्लैट है, आप उसको बेचना चाहोगे क्या? यही था ना क्वेश्चन में, क्या लिखा था शुरुआत में, वुड यू सेल योर फ्लैट एट दिल्ली रोनी? तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑफर, दिस इज एक्सेप्टेंस, क्या है आपको लगता है? मैंने इनसे फोन करके पूछा, या आप ही किसी को फोन करके पूछते हो कि सर आप अपना फ्लैट बेचोगे क्या, आप अपनी कार बेचोगे क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज ऑफर या एक्सेप्टेंस? सर ये ऑफर है सर। कैसे ऑफर है सर, बताइए। प्रपोजल है ये सर। नहीं सर, ऑफर नहीं है ये सर। क्या है सर ये, ऑफर नहीं है तो? सर ये तो सर एक बार सिंपल जनरल पूछ रहा है वो कि आप बेचेंगे या बिल्कुल ठीक। देखिए ऑफर के डेफिनेशन को मिक्स नहीं करना है। ऑफर का डेफिनेशन हम लोग जो है ना रट लेते हैं, नहीं समझते हैं। देखिए ये जो मैं पूछ रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं सर, आपको बेचने की इच्छा है क्या? मैं तो बस इंक्वायरी कर रहा हूं। आई एम जस्ट आस्किंग यू वेदर यू आर इंटरेस्टेड टू सेल योर प्रॉपर्टी। आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो कि नहीं बेचना चाहते हो, ये आपसे मैं पूछ रहा हूं। दिस इज इंक्वायरी। तो मैंने इंक्वायरी में पूछा वुड यू लाइक टू सेल योर प्रॉपर्टी, तो आपने क्या किया, आपने सर रिप्लाई दिया, आपने ऑफर नहीं दिया मुझे, आपने रिप्लाई दिया कि हाँ बेचेंगे लेकिन 85 लाख से 1 रुपया कम नहीं लेंगे। ऐसे ही बोलेंगे ना हम लोग, अगर बोलचाल की भाषा में बात करेंगे। तो आपने बोला सर मैं 85 लाख से 1 रुपया नीचे कम नहीं लेने वाला हूं, ज्यादा हो सकता है बट कम नहीं। तो आपने क्या बोला, मैंने बोला फ्लैट बेचेंगे क्या, आपने बोला 85 लाख रुपए। तो ऑफर नहीं दे रहे, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। यू आर जस्ट गिविंग द आंसर ऑफ द माई क्वेश्चन कि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, आप बोलते हो यस बेचना चाहते हैं लेकिन इतना प्राइस से नीचे नहीं हो। दिस इज नॉट एन ऑफर, अगेन दिस इज ए आंसर, दिस इज ए रिप्लाई ऑफ द इंक्वायरी। सो दिस इज नॉट एन ऑफर। कितनों को लगता है कि ये ऑफर है? यस और नो, ये आंसर है या ये है ऑफर है? इंक्वायरी है सर, ऑफर तो नहीं है। इंक्वायरी का रिप्लाई है। पहला क्वेश्चन, आप अपनी प्रॉपर्टी बेचोगे क्या? कहीं भी किसी भी तरह से कुछ पूछेगा, इंटरव्यू में पूछे, मेंस में पूछे, प्रीलिम से पूछे, दिमाग में फिट कर लीजिए। मैंने आपसे पूछ दिया आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो क्या? सिंपल इंक्वायरी है, पूछताछ है, आप उसका जवाब दे रहे हो, दैट इज रिप्लाई। अब यहाँ पर जो उसके बाद मैं कहता हूं, आपने कहा 85 लाख, तो मैंने क्या बोला, आई एम रेडी टू पे 85 लाख रुपीज। मैंने कहा कि मैं 85 लाख रुपए देने में सक्षम हूं, आप अपना टाइटल डीड शेयर करो। अब मेरा ये ऑफर है सर, आई एम मेकिंग एन ऑफर कि मैं 85 लाख रुपया देने को तैयार बैठा हूं। आई एम रेडी टू पे 85 लाख रुपीज, शेयर योर टाइटल डीड। तो मैं ऑफर दे रहा हूं, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि सर मेरा आपका सामान का कीमत को, आपके सामान की वैल्यू, आपके सामान की कीमत की वैल्यू मेरे हिसाब से 85 लाख रुपए है, ये मेरा ऑफर है। आपने 85 बोला, मैंने भी 85 बोल दिया। अब आपको एक्सेप्टेंस देना था। अब आपको हाँ बोल, अगर आप शेयर कर दिए होते मेरे को टाइटल डीड तो क्या होता, एक्सेप्टेंस माना जाता। लेकिन आपने मुंह फुला लिया, आपने जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, यहां पर क्या बोला, नो रिप्लाई वाज गिवन टू दिस कॉल।
इट मीन्स आपने रिप्लाई नहीं दिया सर। When there was no reply, तो क्या ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा? मेरा तो ऑफर था 85 का, आपका कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। So when there is no acceptance on your side, so there is no contract, no agreement. Offer plus acceptance is equal to agreement or contract. But आपको, मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्टेंस का कोई मैसेज भेजा ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं, तो फिर एक्सेप्टेंस तो सर हुआ नहीं। So when there is no acceptance, तो एक्सेप्टेंस नहीं है तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? The answer is no. So it means it is very much clear from the problem. This question में बहुत clear cut mention कर दिया गया है कि सर जी आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसीलिए आप कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा नहीं कर सकते। आप मतलब मैं नहीं कर सकता कि आपने मेरी बात सुन ली और आपने रिप्लाई नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर सकता। कैन ए सू बी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? मैं आप पर कोई मुकदमा नहीं कर सकता। कोई ब्रीच, अरे भैया कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सपना देखोगे आप? नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट। सो देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। क्लियर? चलिए, अब इसमें कुछ समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा एक केस आता है, मैं यहीं पर आपको शेयर कर देता हूं। इंग्लिश केस है हार्वी वर्सेस फेसी, HARVEY, हार्वी वर्सेस फेसी, FACEY। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट हम लोगों को टफ क्यों लगता है, उसका रीजन बताता हूं। कॉन्ट्रैक्ट का लॉ और कॉन्ट्रैक्ट का प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम दोनों थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि बेटा मेरे को तुम पढ़ो समझो तब लॉ को अप्लाई करो, हालांकि लॉ ही सारा का सारा कहता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स कंडीशन होते हैं नॉर्मली हम लोग को समझ में नहीं आते हैं। अब आपसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया रिटन फॉर्म में, जब तक आप पढ़ोगे नहीं मेरे रिटन कॉन्ट्रैक्ट को, जब तक आप समझोगे नहीं रिटन कॉन्ट्रैक्ट को, तब तक आगे बात कैसे बढ़ेगी? हार्वी वर्सेज फेसी, इस केस में कुछ नहीं था। इस केस में वही बात थी जो मैंने आपसे बताई, और ये इसी केस से कॉपी पेस्ट हुआ मैटर है। यानी जो आपको दिल्ली रोहिणी सब जो मिल रहा है ये सब फर्जीवाड़ा है, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं। हार्वी वर्सेस फेसी का बेसिकली केस था, बहुत पुराना केस है, 1800 के आसपास का ये केस है, बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में सेम यही कहानी हुई थी। तो उस केस में कोर्ट ने कहा था कि नहीं, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो मैंने आंसर बताया उसको यहाँ पर आप केस लॉ में लिख दीजिए, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट सो एंड सो। तो यहाँ पर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर केस लॉ के हिसाब से और आपके केस के हिसाब से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नो, देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग, कोई मुकदमा नहीं होगा। और मुकदमा करेंगे तो लुढ़क जाएंगे, मैं मुकदमा कर ही नहीं सकता। ओके, नाउ अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए क्या मुद्दा बनता है। अब आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। क्या बोलता है? ए इन लखनऊ साइन अप बी ऑफ पटना। ये साइन अप का मतलब क्या समझते हैं? यही सबसे बड़ा झमेला करेगा। अगर इसका मतलब नहीं समझते हैं तो फिर गड़बड़ है। साइन अप, लॉग इन, ये सब जो टर्म है ना, बहुत ज्यादा हम लोग को कहाँ मिलता है? गूगल में मिलता है। साइन अप का मतलब यहाँ पर क्या सेंस है, किस सेंस में कहा गया है? कॉन्ट्रैक्ट में क्या सर? कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं इसको। कॉन्ट्रैक्ट क्यों सर? सर एग्रीमेंट क्या है साइन अप? साइन अप का मतलब कॉन्ट्रैक्ट के सेंस में, लीगल मीनिंग के हिसाब से आप बता रहे हैं। कॉल पे बात करते हैं, दोनों ने कॉल पे बात करी, मतलब दोनों तरफ से जब बात शुरू हुई तो मतलब फोन उठाया और रिस्पॉन्स हुआ तो साइन अप हो गया। ठीक है, नाउ सही है। फिर देखिए, अब यही सब छोटे छोटे वर्ड घुमा देते हैं मैटर को। अगर इसका मीनिंग नहीं पता सब गड़बड़ है। ए इन लखनऊ साइन अप बी ऑफ पटना। ए बंदा है जो लखनऊ में बैठा हुआ है, बी का बंदा जो पटना में बैठा हुआ है, वो साइन अप कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से फोन पर चुटुर चुटुर बात हो रही है। नाउ टू सेल 50 पैकेट ऑफ राइस एट अ सर्टेन प्राइस। इन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है उसके अकॉर्डिंग 50 पैकेट राइस का भेजने की बात होती है किसी पर्टिकुलर राइस प्राइस पर। बी जो पटना में बंदा बैठा वो कहता है ठीक है जी मैं एक्सेप्ट करता हूं। बी एक्सेप्ट द ऑफर मेड बाय ए, बट अब इसने एक्सेप्ट कर लिया,
लेकिन ये जो एक्सेप्टेंस वाली बात जो है बी से ए तक नहीं पहुंची। मतलब समझिए यहां पर पहले पूरा क्वेश्चन आने दीजिए। नाउ बट ए इज नॉट एबल टू हियर बीज एक्सेप्टेंस बिकॉज अ मैकेनिकल डिफेक्ट डेवलप्स इन एज टेलीफोन। नॉर्मली होता ना, पहले होता था कॉल ड्रॉप, खूब होता था पहले, या पहले बीएसएनएल का फोन अगर आपके पास होगा, या पहले चलता था एयरटेल भी, तो घर घर की आवाज आती थी, पता चला क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और पहले तो हद की हद ये होती थी, लगाते थे किसी को, लगता था किसी को क्रॉस कनेक्शन, और पता नहीं क्रॉस कनेक्शन में कितने सारे लव मैरिजेज हो गए, आप लोगों को पता ही होगा, कोई छिपी बात नहीं है। लगाते थे किसी को, लग गया किसी को। ऐसा मेरे साथ हुआ था इन द ईयर ऑफ 2004 और 5, लगाया कहीं, लग गया गुजरात में एक लड़की को, नेहा नाम की लड़की थी। उसने फिर कुछ दिन हम लोगों की बात हुई, फिर ड्रॉप। दैट्स द थिंग, ऐसा हुआ था। तो जो प्रैक्टिकल इंसिडेंट है मैंने आपको शेयर कर दिया। सो नाउ मैकेनिकल डिफेक्ट की वजह से यहां पर ए के टेलीफोन में उसको आवाज नहीं आई। नाउ द क्वेश्चन हियर इज देयर एनी बाइंडिंग अग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब मुद्दा बड़ा सीधा है सर, ए है और बी है, दोनों भाई साहब अपने अपने फोन लेकर के बैठे हैं, दोनों से फोन पर बात हुई। यहां मैटर क्या था? देखिए कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? 50 पैकेट ऑफ राइस, राइस के 50 बोड़े, ये यहां पर कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है। अब इसी के लिए कहा गया कि भैया ए लखनऊ में है, साइन अप कर रहा है और वो सर्टेन प्राइस पर दे रहा है। बी एक्सेप्ट करता है ऑफर को, बी कहता है ठीक है जी, ओके है। बी ने, ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बी एक्सेप्टेड दैट ऑफर। ये ऑफर, ये एक्सेप्टेंस। अब इस एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना चाहिए ना इसको, कि हाँ मैंने एक्सेप्ट किया, ये बात बी के कान तक जानी चाहिए ना। लेकिन ये बी से ए के बात तक जाती, लेकिन यहां पर इसका टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया खराब, इसको गया ही नहीं इसका। नाउ अब हो सकता है कि इसको को नहीं पता चला, तो ये बाद में बोलता होगा अरे यार ये तो नहीं इंटरेस्टेड था फालतू में, या आगे 2 स्टेप ले लिया होगा, कुछ आगे बढ़ गया होगा, तो इसको लॉस हो सकता है। सो नाउ द पॉइंट हियर इज, सीधा क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या यहाँ पर जो आपका अग्रीमेंट हुआ है, वेदर दिस अग्रीमेंट इज बाइंडिंग। मैं आपको बताऊं ये खूब चलता है दिल्ली में, डीजीएस में झोली भर भर की इस पर केस आते हैं दिल्ली के अंदर, और इसका रीजन भी है, दिल्ली हो गया, साउथ इंडिया हो गया, मुंबई हो गया, इन सब में खूब ऐसे केसेज होते हैं टेलीफोन वाले। क्यों होते हैं? हाँ सर बताइए। सर जब क्या कहते हैं सर, जब वो एक्सेप्टेंसी पूरा नहीं हुआ तो सर बाइंडिंग नहीं होगा एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट के लिए आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस पूरा होना चाहिए, तभी एग्रीमेंट होगा। बिल्कुल ठीक आंसर सर, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा बाहर से ज्वेलरी वेलरी बना के रेडी कर देना है, ठीक है, ओके। बस इसको थोड़ा सा सुंदरता बना देनी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बढ़िया सा जजमेंट है, बहुत फेमस जजमेंट है, आपको मैंने बताया भी होगा, नहीं ध्यान में है तो अभी भी नोट कर सकते हैं। बहुत फेमस जजमेंट है, ये हटा नहीं है अभी तक, एज इट इज चल रहा है। केस का नाम है भगवान दास गोवर्धन दास केडिया। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कोई हिडन बात नहीं बोलूंगा, मुझे भी ये केस पहले नहीं पता थी एट दैट टाइम, ठीक है, आई वाज इन प्रैक्टिस। तो मुझे किसी जज साहब ने ये रेफर किया था, किसी महिला जज ने मुझे बताया था ये केस, क्योंकि जो मैं डील कर रहा था मैटर वो क्रेडिट कार्ड मैटर था। एट दैट टाइम आई वाज नॉट वेरी मच फ्रिक्वेंट विद दैट। तो जो चीज ऑनेस्टी में है ऑनेस्टी से बता देना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको भी कि ऑनेस्टी से रहे। तो मेरे को सच में नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, ये केस के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो सो कॉल्ड कोई महाजन नाम था उनका, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं है, बहुत नाजुक सी लड़की थी, स्मिता महाजन या कोई महाजन था नाम उनका। सो भगवान दास गोवर्धन दास केडिया का उसने बोल दिया कि सर आप जाके ये वाला केस पढ़ के आओ वकील साहब, ऐसा ही बोल दिया उसने उस समय। तो जाके फिर मुझे स्टडी करनी पड़ी, उस केस को पढ़ लिया, तब समझ में आया कि इस केस के अंदर कहानी क्या है। तब से ये केस दिमाग में बैठ गया, और ऑर्डर 37 तो खैर सीपीसी बैठा ही हुआ है कि उसी का काम किया था। सो नाउ द पॉइंट हियर इज, इस केस में है क्या खास बात जो बार बार ये केस सामने आता है? देखिए एक मजेदार चीज आपको बताता हूं। देखिए जब कभी भी ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है, और जब पहले के जमाने में होता था तो कैसे होता था, याद होगा आपको, पहले चिट्ठी जाती थी, याद है ना, लेटर। पहले कैसे जाता था? लेटर के थ्रू जाता था। मतलब मैं आज चिट्ठी लिख रहा हूं, आज पोस्ट करूंगा, कल परसों 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने के बाद आपको पहुंचेगी, फिर उधर से आपके पास आएगा, फिर उधर से, ऐसे लेटर जाते आते रहता था। तो मान लीजिए लेटर, मान लीजिए आज मैंने भेजा, 5 दिन के बाद आपके पास गया, आपने छुड़ा लिया,
आपने पढ़ लिया। अगर आप नहीं भी हैं तो आपकी मैडम यानी आपकी घरवाली है, वाइफ है, आपके बच्चे हैं, या कोई भी एडल्ट पर्सन XYZ है, तो वो आप छुड़ा करके फिर आपको लेटर दे देगा। मतलब आई एम अश्योर्ड कि आपको लेटर मिला है, आपने लेटर देखा है, आपने लेटर का कंटेंट समझा है, फिर उसके बाद से आपका रिप्लाई। मतलब अगर मैं आपके घर पे कोई चिट्ठी पोस्ट करूंगा तो मुझे इस बात की एश्योरेंस है, गारंटी है, एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि हाँ आपने चिट्ठी पढ़ ली होगी। लेकिन टेलीफोन में ये नहीं होता है, टेलीफोन में इस बात का एश्योरेंस नहीं होता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी अजीब बात है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने कोई बात बोली, हो सकता है कि उस समय लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए, तो वो बात तो आपने सुनी नहीं। तो होता क्या है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल, इसका बड़ा लंबा नाम है, गिरधारी लाल तक याद है, इसके आगे है गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास। ये इस केस का साइटेशन 1966 का है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ऑफर और एक्सेप्टेंस का फॉर्मूला चिट्ठियों में जुड़ा हुआ है, यानी हम जो ऑफर खेलते हैं, एक्सेप्टेंस खेलते हैं थ्रू लेटर, थ्रू टेलीग्राम, यानी डॉक्यूमेंट के मोड में जो खेलते हैं, उसका सिस्टम और जो हम फोन के ऊपर ऑफर एक्सेप्टेंस खेलते हैं या करते हैं, उसके सिस्टम में बड़ा फर्क है। दोनों में एक जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है भाई, क्या फर्क है इस केस में? मतलब जो लेटर भेजते हैं उसके ऑफर एक्सेप्टेंस में और टेलीफोनिक ऑफर एक्सेप्टेंस में बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क है? तो फर्क ये है कि जैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, एट दैट टाइम दोनों प्रेजेंट होते हैं। जैसे अभी जिस टाइम पर मैं मतलब बोल रहा हूं उस समय आप सुन रहे हो, इसका मतलब बस हम दोनों के बीच में दीवार किस चीज की है, डिस्टेंस की दीवार है। मतलब हम और आप जो बात कर रहे हैं, मैं और आप जो दोनों बात कर रहे हैं, जो कन्वर्सेशन है वो रियल टाइम कन्वर्सेशन है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दोनों एक ही जगह, एक ही कमरे में बैठे हैं, कहीं से रेस्टोरेंट में या किसी के घर में, किसी हॉल में, किसी क्लासरूम में, कहीं आमने सामने फिजिकली प्रेजेंट हैं। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ये होता है। मतलब दो पार्टीज हैं, ए और बी, दोनों रियल टाइम कन्वर्सेशन करते हैं, दोनों आमने सामने बैठे हैं। सपोज कीजिए कि ये सिस्टम नहीं होता, ऑनलाइन नेट फिट कुछ नहीं होता, और अगर हम लोग फिजिकल क्लासरूम में होते तो मैं इधर कुछ बोलता हूं, आप सामने से रहते, ये फिजिकल कन्वर्सेशन जैसे होता उसी तरीके से। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है ये एक तरीके का रियल टाइम कन्वर्सेशन होता है, और इसमें दोनों जो पार्टीज होती हैं एक दूसरे के सामने ऐसे होता है मानो कि एक दूसरे के सामने प्रेजेंट होती हैं, यानी दोनों एक दूसरे के लिए एकदम उसी समय पर मौजूद होते हैं। भले वो दोनों फोन पर बात कर, लेकिन रियल टाइम कन्वर्सेशन होता है। तो इस केस में कहा कि अगर ऐसे मामले में जबकि दोनों आमने सामने मौजूद हैं और किसी एक की कही हुई बात दूसरे के कान तक नहीं गई, किसी एक की कही हुई बात दूसरे के समझ में नहीं आई, तब फिर वो पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं होगा ऑफर एक्सेप्टेंस वाला। इट मींस जब तक कि दूसरी पार्टी के नॉलेज में नहीं आई। यहां पर क्या हुआ, यहां पर ए ने ऑफर दिया बी को, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ए के पास नहीं पहुंचा ड्यू टू एनी रीजन, टेलीफोन खराब, मोबाइल खराब, या चाहे बीच में किसी गाड़ी वाले ने हॉर्न बजा दिया, एक के कान में गया नहीं बात। ये भी तो हो सकता है ना। ऐसे हम लोग के साथ बहुत बार होता है। सपोज कीजिए हम लोग फिजिकली प्रेजेंट हैं, कहीं हाईवे पर बैठ के चाय वाय पी रहे हैं, या कहीं हम लोग हॉल में बैठ के चाय वाय पी रहे हैं, अचानक से क्या हो गया, किसी ने हॉर्न मार दी, मैंने कुछ बोला, बात चली गई। हम लोग मार्केट में खड़े हैं, आमने सामने एकदम मौजूद हैं, मार्केट में, सब्जी मंडी में, मॉल में मिले हैं, आमने सामने मौजूद हैं, अचानक से कोई बड़ा सा सॉन्ग बज गया, आपने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, मैंने क्या बोला आपको सुनाई नहीं दिया, वो होता है। तो यही कहा गया इस केस के अंदर। तो कहा गया कि ऐसे केसेस में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि भाई साहब जिसने दिया था ऑफर उसके नॉलेज में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो हमारे प्रॉब्लम में भी यही कहानी है। हमारे प्रॉब्लम में यही कहा गया कि जिस बंदे ने ऑफर दिया उस बंदे के पास एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। चूंकि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं हो पाया तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, हमारा जो अग्रीमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। इसीलिए ये बाइंडिंग फाइंडिंग कुछ भी नहीं होने जा रहा है। Whether it is going to bind? The answer is no. याद रखिएगा ये केस बहुत जगह जो प्रैक्टिकल करते हैं, अगर आप लिटिगेशन वगैरह करते हैं तो उसमें खूब होता है। दिल्ली बॉम्बे मैंने क्यों बोला, क्योंकि अक्सर जो कॉल्स आते हैं ना, कॉल सेंटर का है मोस्टली दिल्ली के अंदर,
बॉम्बे के अंदर वहां पर कॉल सेंटर्स ज्यादा है, तो वो वहां से बैठे बैठे कॉल करते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने भी कॉल सेंटर में कुछ दिन काम किया था। तो आप बोलेंगे सर बड़ा वर्सेटाइल, आप कुछ भी कर रहे हो। मैंने कॉलेज लाइफ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर किसी ने कहा तो मैंने कर लिया। मेरे को आज भी कंपनी का नाम याद है, स्पर्श नाम था कंपनी का, पुणे में वो कंपनी थी एस्टैब्लिश्ड। कॉलेज के टाइम पर किया था, कुछ महीनों के लिए, 8-9 महीनों के लिए, बस ज्यादा नहीं। तो क्या होता था, वो आउटबाउंड कॉल, इसलिए मुझे कॉल सेंटर का थोड़ा बहुत आइडिया है। आउटबाउंड और इनबाउंड दो तरह की कॉलिंग होती है। जब आप कॉल करते हैं किसी को, जैसे पहले क्या होता था, लोग एयरटेल को फोन करते थे, बोलते थे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या बीएसएनएल को फोन करते थे ये प्रॉब्लम, तो ये इनबाउंड कॉल है। और जब मैं आपको कॉल करूंगा कंपनी की तरफ से, ये आउटबाउंड कॉल है। तो हम लोग बेसिकली आउटबाउंड कॉल किया करते थे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नाम से, ऑन बिहाफ ऑफ आईसीआईसीआई। तो हम लोग की कॉल में ये पिचिंग सिखाई जाती थी, पूरा ट्रेनिंग दिया जाता था। आई एम कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ, अब समझ में आती है चीज जब आप पढ़ लेते हो, ऑन बिहाफ ऑफ आईसीआईसी प्रूडेंशियल। हम लोग कोई आईसीआईसी प्रूडेंशियल के लिए काम तो कर नहीं रहे थे, ऑन बिहाफ ऑफ सो एंड सो कॉल कर रहे हैं। और मतलब ऐसा होता था, ऐसा फोन पर कन्विंस कर लेते थे लोगों को, या हो जाते थे लोग कि मोस्टली यूपी से लोग, मोस्टली यूपी के लोग कन्विंस होते थे, बड़े सीधे साधे लोग आ जाते थे, जाकर के वहां पर ब्रांच में जाके 50,000 60,000 जमा भी करे आते थे, ऐसा होता था। और पर डे टारगेट होता था 2, कम से कम 2 आपको करना ही करना है। दिस वाज द सिचुएशन। तो अब कहने का मतलब क्या हो गया कि मैं आपको कॉल कर रहा हूं मुंबई से, कॉल रिसीव हो रही है कानपुर में, कॉल रिसीव हो रही है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। तो मैंने वहां से आपको ऑफर दिया कि सर हमारे पास आईसीआईसीआई प्रू का एक बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है, आप ले लो। तो आपने उधर से हाँ बोल दिया, उसके हाँ बोलने वाली बात तो मेरे कान तक आई नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया किसी रीजन से। तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन मेरे पास नहीं आया। तो क्या आप जाओगे बैंक में पैसे लेकर के जमा करने के लिए आईसीआईसीआई प्रू के लिए? द आंसर इज नो। प्रैक्टिकल में बात करते हैं। मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, सर मेरे पास बहुत बढ़िया वाला क्रेडिट कार्ड है, आपको 3 साल तक कुछ भरना ही नहीं है, जितना मर्जी उतना एंजॉय करो, 5 लाख रुपया तक नहीं, छोड़ो 15 लाख का दे दिया, पर ईयर 5 लाख। आप 15 लाख एक बार में निकालो, चाहे 3 साल में 15 लाख निकालो क्रेडिट, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये सब मैं इतना बड़ा लंबा चौड़ा पिचिंग कर दिया, आपने उधर से हाँ बोला। अब उस हाँ का फिर मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आता, मतलब आपने हाँ बोला लेकिन वो मेरे कान में सुनाई नहीं दिया। तो मैं आपको क्रेडिट कार्ड दे दूंगा क्या? द आंसर इज नो। मैं आपको भेजूंगा? द आंसर इज नो। क्लियर? हर एंगल से समझ गए? नॉर्मल। अब इसमें कुछ ही नहीं करिए, अब आप इसमें केस लॉ लिख लीजिए, केस का नाम लिख लीजिए, भगवान दास केडिया। शॉर्टकट थोड़ा नाम लिख ले सकते हैं, भगवान दास। ये खूब पूछता है, ये केस लॉ खूब रहता है। गोवर्धन दास, गोवर्धन दास केडिया। कोई बंदा सीख के नहीं आता है, सीखना पड़ता है, चाहे आप कोर्ट में सीखो या खुद से सीखो, चाहे क्लास से सीखो। वर्सेस गिरधारी लाल, गिरधारी लाल, पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी। ये हो गया, ये मैटर हो गया AIR 1966। हेल्ड लिखाना पड़ेगा क्या आप लोगों को इसका, कि हो जाएगा? बताइए, ये हेल्ड लिखा दें? बोलिए जल्दी, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए। हेल्ड दैट the rule applicable to offer and acceptance through letter or telegram does not apply to offer in case of ऐसा, in case of offer or acceptance, offer or acceptance through telephone, हो गया मैटर। In such a case, parties are supposed to be present before, present before each other,
ऐसा इसमें मान लेते हैं कि दोनों पार्टीज आपस में मौजूद हैं। ओके, नाउ तो आप लिख सकते हैं लास्ट लाइन, हेंस इन सच केसेस, hence in such cases the rule of offer and acceptance will apply which applies when parties are present before each other. And in such cases, last line, and in such cases the communication of acceptance is not complete, In such cases, sir, communication of acceptance is not complete unless लिख दीजिए, unless the fact of acceptance comes into the knowledge of proposer, ठीक है, क्लियर। प्रोपोजर ACR होगा, मामला खत्म। अब इस प्रॉब्लम में क्या हो तो आपको आइडिया लग गया। केस में क्या हुआ मैंने हेल्ड करके बता दिया, हेल्ड जो है वो। नाउ अब आइए लास्ट क्वेश्चन पर। ये कल था ये क्वेश्चन, लेकिन ये अधूरा था तो आज कंप्लीट करा दिया है। देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार पार्ट है अगर समझ गए होंगे तो। ए एंटर्ड द शॉप ऑफ एक्स, ए भाई साहब हैं जो एक्स के दुकान पर जाते हैं। एक्स कौन है? एक गहना बेचने वाला ज्वेलर है। एंड पोज हिमसेल्फ टू बी ए सर्टेन रिस्पेक्टेबल पर्सन, ए अपने आप को बताता है कि मैं बहुत बड़ा सोसाइटी का रिस्पेक्टेबल पर्सन हूं। नाउ ए गेव अ चेक फॉर 2 डायमंड रिंग्स, ए भाई साहब हैं जो एक्स को 2 डायमंड रिंग का चेक देते हैं और उस चेक के बदौलत उस दुकान से 2 डायमंड का रिंग खरीद लेते हैं, हीरे की अंगूठी खरीदते हैं। मजेदार क्या होता है कि चेक लगाने के बाद चेक बाउंस कर जाता है, चेक डिसऑनर हो जाता है। अब देखिए एक्स भाई साहब हैं जो ज्वेलरी वाले हैं, वो ए को 2 डायमंड रिंग बेचते हैं। भाई साहब ए जो हैं वो एक्स को चेक देते हैं और वो चेक जो होता है वो बाउंस कर जाता है। और ये अब आगे का कांड बड़ा जबरदस्त है कि ए भाई साहब जो चेक दिए वो बाउंस कर गया, लेकिन ए ने क्या किया, जो डायमंड खरीदा था वो जा करके बाई को बेच देते हैं। सो ए सोल्ड द 2 रिंग्स टू बाई, ए सोल्ड द 2 रिंग्स टू बाई। अब मामला यह कि एक्स का तो पैसा फंस गया, एक्स ने दिया था, एक्स को मिला था चेक, चेक हो गया बाउंस। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या अब जो माल बाई के पास, देखिए अंगूठी किसके पास है, ए के पास नहीं है, अंगूठी भाई साहब बाई के पास पहुंच गई है। तो क्या एक्स के खिलाफ, एक्स जो है वाई के खिलाफ मुकदमा करके वाई से 2 डायमंड का रिंग छुड़ा सकता है, मांग सकता है, ले सकता है या नहीं ले सकता है? आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? छुड़ा सकता है कि नहीं छुड़ा सकता है? कोई चांस है छुड़ाने का इसका या नहीं छुड़ा सकता है? पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? सर नॉट पॉसिबल। क्यों सर, क्यों नॉट पॉसिबल हो? सर थोड़ा बताइए सर। बिकॉज सर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 2 अलग पर्सन में है सर, और इसका रीजन ये है कि आप में एक आपने दिया था कि आप मेरा कोई भी नाम लेके आपकी दुकान पे खरीदने आएगा तो आप किसी को भी पकड़ा दोगे क्या? ठीक है तो सर मतलब आप जो बता रहे हैं वो सर जिस पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही कर सकते हैं, सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं कर सकती। ठीक है,
देखिए इन्होंने जो बताया थोड़ा सा टूटे फूटे लीगल से बताया, बट आंसर इज राइट। अगर प्रीलिम्स में होगा तो इनको नंबर मिल जाएगा, इंटरव्यू में भी मिल जाएगा, लेकिन इनको थोड़ा लीगल आंसर देना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर परफेक्ट है। देखिए ए गया था दुकान में एक्स के, ठीक है जी। एक्स कौन है? ज्वेलर है, JEWELER, स्पेलिंग सही है ना, डबल LER होता है। नाउ ए गया था एक्स की दुकान पर, ज्वेलर की शॉप पर। अब ये अपने आप को पोज करता है कि भैया मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। अब यहां पर कहा है कि एक्स जो है अपना माल बेचता है ए को, यानी 2 डायमंड रिंग का डिमांड करता है और कहता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। तो भाई साहब अगर आपकी दुकान में मैं चला जाऊं और आपसे कहूं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं या सो कॉल्ड मैं पर्सन हूं, तो आप मुझे सामान दे दोगे क्या? सो यहां पर एक्स को क्या चाहिए था? एक्स मस्ट क्रॉस चेक करना चाहिए था, उसको वेरीफाई करना चाहिए था कि ए ने जो कुछ कहा वो सही कहा कि गलत कहा। बट एक्स ने क्रॉस चेक या वेरीफाई करने की कोई भी जहमत नहीं उठाई। सो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि एक्स के साइड से एक तरीके से नेग्लिजेंस हुआ है, यानी एक्स ने ए को वेरीफाई नहीं किया, क्रॉस चेक नहीं किया, उसके स्टेटमेंट पर, उसके कहे हुए फॉल्स स्टेटमेंट पर वो रिलाई कर लेता है और उसके बाद ये माल 2 डायमंड रिंग उसको पकड़ा देता है। अब जब चूंकि उसने क्रॉस चेक किया नहीं, वेरीफाई किया नहीं, तो हमारा भाई साहब ए जो चतुर है उसने क्या किया? ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, 2 डायमंड था, पेमेंट की बात हुई, चेक पकड़ा दिया। तो कंसीडरेशन तो दिया ना भाई, आपको दिया, मतलब दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट, दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज कंक्लूडेड, फाइनल वन। आपने ऑफर दिया 2 डायमंड का, उसने एक्सेप्टेंस कर लिया, बदले में चेक पकड़ा दिया, लेके चले आए। तो यहां तक तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड वन। कॉन्ट्रैक्ट उस समय एट दैट टाइम प्राइमा फेसाई, जब मैं आपको चेक दे रहा हूं, आपको थोड़े पता कि ये चेक बाउंस करने वाला है, लेकिन आप प्राइमा फेसाई खुश हो रहे हो ना कि चलो मेरा 2 डायमंड बिक गया, 2 डायमंड का मेरे को इतना प्रॉफिट मिला, आप तो खुश हो रहे हो, आपको चेक मिल गया। अब आपने क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करा दिया ज्वेलरी वाले ने, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कंक्लूडेड है। अब यहां पर अगर बाद में आपको पता चलता है कि भैया ऐसा ऐसा है, ये गड़बड़ चीज हो गई है, तो नाउ ये किसके हाथ में है? जो सफरर है, जो तकलीफ में है, जो विक्टिम है। अब विक्टिम के हाथ में था, यानी एक्स के हाथ में है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या कर ले? वॉइडेबल। यानी मैंने क्या कर दिया? मिस रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया, मैं तो भाई नरेंद्र मोदी जी का PA बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं राष्ट्रपति का सेक्रेटरी बोल रहा हूं या सेक्रेटरी हूं, आपको बाद में पता चलता है तो है नहीं। अब ये क्या हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ एलिमेंट क्या आ गया? मिस रिप्रेजेंटेशन, जो मैं हूं नहीं वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एक्स। एक्स के कॉन्सेप्ट पर है, एक्स के ऊपर वॉइडेबल है, करना है कि नहीं करना है। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से पढ़िए तो यहां पर कहीं कुछ लिखा है कि इसने वॉइड करने के लिए केस फाइल किया, ऐसा किया वैसा किया, कहीं कुछ मेंशन है? एक्स ने, ज्वेलरी वाले ने ए के ऊपर कोई केस मुकदमा किया है? ऐसा कुछ लिखा है इसके ऊपर? लिखा है? पढ़ लीजिए। नहीं लिखा है। इसका मतलब भैया एक्स को कोई टेंशन नहीं है, आप जज हो, आप अपने हिसाब से सोचो, जो प्रेयर मांगेगा उतना ही देना है। सो एक्स हैज नॉट फाइल्ड एनी केस और सूट अगेंस्ट ए फॉर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने के लिए तो कोई सूट फाइल किया नहीं। उल्टा यहां ए जो है जाकर के बेच देता है बाई को ये। अब भाई साहब ये कहां जा रहे हैं? बाई ने परचेज कर लिया। अब बाई ने जो परचेज किया रिंग, क्या वो जानबूझ के किया? द आंसर इज नो। बाई ने जो डायमंड रिंग परचेज किया उसको तो बेचारे को पता भी नहीं है, वो तो गुड फेथ में परचेज कर रहा है, गुड फेथ में लिया उसने गुड फेथ में परचेज कर लिया, तो बाई की कोई गलती नहीं है, यानी ए और बाई के बीच का भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। इन दैट सिनेरियो एक्स इज नॉट ए पर्सन जिसको कि डायमंड रिंग वापस मिल सकता है। अगर वो केस फाइल करेगा तो फेल। तो जी कितनी बड़ी बात है। देखिए क्यों गड़बड़ है, अभी बहुत से लोग को डाइजेस्ट नहीं हो क्यों गड़बड़ है। भैया एक्स को चाहिए था कि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करे, एक्स को तुरंत ए के खिलाफ मुकदमा करना चाहिए, ये भाई साहब बाई के खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं। रूट को पकड़िए ना, फ्रूट को क्यों पकड़ रहे हैं? ये बाई को पकड़ रहे हैं, इनको ए को पकड़ना चाहिए था कि ए नाम का पर्सन आया था, वहीं से तो गड़बड़ था, वही अब लेके आता ना। ये विंडिकेट कैविटर हो गया ना सर ये? हाँ विंडिकेट कैविटर। हाँ,
बिल्कुल वही चीज यहाँ सेलर पर को भी बेयर होना चाहिए सर, सेलर को भी एकदम चौकन्ना होना चाहिए कि कोई खरीदार आया है तो सही खरीदार है या नकली खरीदार है। रीजनेबल केयर करना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। ड्यू डिलिजेंस सर। तो ऐसे प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम है, इसको बस थोड़ा थोड़ा करके बनाते रहिएगा। मेरा मेन टारगेट बार बार एक ही चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, ओनली टारगेट इज कि यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कहता है, तभी आंसर लिख पाएंगे। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है सर, बेयर एक्ट में निकाल के ढूंढ लीजिए, मैंने तरीका ही बता दिया। हार्ड कॉपी में ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, कभी कभी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हार्ड कॉपी में आप कितने पेजेज पलट लोगे सर, पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिए कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल उसमें सर्च कीजिए, ज्यादा बढ़िया है, थोड़ी देर के लिए उसी पे ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग मंडे को। सीआरपीसी सर, यस सर, सीआरपीसी के साथ जो भी नया बेयर एक्ट होगा सीआरपीसी ले लीजिएगा, इवनिंग में हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। सर, हाँ सर बोलिए।